तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट 3 है, उस पर लेक्चर नंबर 31 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। बॉन्ड एनर्जी को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और बॉन्ड एनर्जी पर ये लेक्चर नंबर 02 है। इससे पहले लेक्चर में हमने बॉन्ड एनर्जी की डिफिनीशन को पढ़ा, बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं इसको समझा और कुछ मिसालें इसमें हमने वाज़ेह की थी और बॉन्ड एनर्जी में कुछ एक दो MCQs भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे और उसमें दो मेन फैक्टर या तीन फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे। एक फैक्टर रह जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, उसको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें हमारे पास जो फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसमें एक फैक्टर हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक फैक्टर ये है। आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर जो है साइज ऑफ एटम्स, जो बॉन्ड बना रहे हैं हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे एटम जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके साइज़ ऑफ एटम। याद रखें बॉन्ड एनर्जी हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादातर इनकी डिस्कस हो रही है, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो साइज़ ऑफ एटम्स को देखेंगे कि एटम का साइज़ कितना है। तीसरा फैक्टर जो है बॉन्ड लेंथ को देखते हैं। बॉन्ड लेंथ और इसी में बॉन्ड ऑर्डर भी है, बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाता है। ये तीन है, चार फैक्टर ले लें, ये डिस्कस होंगे। इसमें आज का फैक्टर हम डिस्कस करेंगे साइज़ ऑफ एटम को और बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कर लेंगे। तो हमने जो सबसे पहले फैक्टर देखना है वो है साइज़ ऑफ एटम को। साइज़ ऑफ एटम जो हमारे पास है, एटम के साइज़ को हमने देखना है। अब हमारे पास लेट्स सपोज ये x है और ये x है। हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, ये जो बॉन्ड है हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी की क्या रहेगी, ज़रूरत रहेगी। और ये एटम गैसीय स्टेट में है, इनको हमने गैसीय स्टेट में ले रखा है। और ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, X2 की सूरत में ले लें, मॉलिक्यूल है गैसीय स्टेट में। और हमने इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एटम्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये एटम्स बन गए हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को नाम दिया जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो इसकी तारीफ़ मैं समझा चुका हूँ। यूट्यूब पर टाइप करें बॉन्ड एनर्जी, लेक्चर 01 बाय केमिस्ट्री वाला, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट 3, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी की तारीफ़ ये सामने आ रही है। अब हमने देखना है कि बॉन्ड एनर्जी जो है किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। अब आपके पास जो MCQs का पॉइंट है ना फैक्टर में, जबकि MD कैट है, ईटा है, ई कैट है, या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम कोई भी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर आप दे रहे हैं या कहीं पर आप दे रहे हैं, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो ये है कि फ्लोरीन है F2, क्लोरीन है Cl2, ब्रोमीन है Br2 और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, आयोडीन I2। अब हमने इनकी बॉन्ड एनर्जी को देखना है, बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर को हमने देखना है कि हमारे पास इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है।
तो एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी का आर्डर ये रहेगा, ये आर्डर है हमारे पास। ये फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, सबसे कम आयोडीन की। एसेटीन हम लेते नहीं हैं, एसेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाफ लाइफ उसकी बहुत ज़्यादा कम है, ये हमारे पास रहते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास जो है जो बॉन्ड एनर्जी आ रही है उसका आर्डर यही रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, यानी सबसे कम आयोडीन की है, सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन की है। अगर इस ग्रुप में हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपके पास जो हालोजन आ रहे हैं, हालोजन में फ्लोरीन की हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है और आयोडीन की लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी हमारे पास पाई जाती है। ये आर्डर रहेगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न, वजह क्या है? रीज़न है साइज। ये जो साइज है एटम का, एक्सपेरिमेंटल बेस पर ये देखा गया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। एमसीक्यूज के लिहाज से इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें। एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। इनवर्स रिलेशन से क्या मुराद है? एटम का साइज जितना बड़ा होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो साइज़ है ये साइज़ छोटा है, यहाँ जो साइज़ है ये साइज़ बड़ा है। तो यहाँ साइज़ छोटा है एटम्स का और यहाँ साइज़ बड़ा है एटम्स का। यहाँ बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होगी, यहाँ बॉन्ड एनर्जी वो कम होगी। इन्वर्स रिलेशन हमारे पास पाया जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी और साइज़ का आपस में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। तो इसी लिहाज से हमने ये देखा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, हम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, इस चीज़ को क्लियर करवा रहा है। ये सबसे पहले जो फैक्टर है ना, साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स। तो उसमें इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखें कि साइज ऑफ एटम जो इन्वर्स रिलेशन रखता है बॉन्ड एनर्जी के। जितना साइज बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी कम होगी एटम का। तो एटम का साइज छोटा, बॉन्ड एनर्जी एटम की ज़्यादा रहेगी। तो ये सबसे पहली बात जिसको हमने समझना था, साइज ऑफ एटम के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लें ताकि हम दूसरा फैक्टर जो है बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड आर्डर को डिस्कस कर सकें। शाबाश, नोट कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर इसको नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है एमसीक्यूज के लिहाज से ये बात इंपॉर्टेंट थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास जो है ना, जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है साइज ऑफ एटम के बाद, साइज ऑफ एटम के बाद इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। साइज ऑफ एटम के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ रहा है। दूसरा जो फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को हमने देखना है। अच्छा, याद रखें इस चीज़ को कि हमारे पास ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इन्वर्स रिलेशन रखती है बॉन्ड एनर्जी के। यानी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती जाएगी ना, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ जितनी कम, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। आई रिपीट, बॉन्ड लेंथ जितनी कम, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा हमारे पास होगी। इसलिए इनके इन्वर्स रिलेशन हमारे पास पाए जाते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाएं। और एक चीज़ हमारे पास ये आ रही है कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन रखती है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर के।
जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है उसकी इन्वर्स रिलेशन रखती है। यूट्यूब पर टाइप करें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ केमिस्ट्री वाला, बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर बाय केमिस्ट्री वाला, जो टॉपिक आपको मिल जाएगा। आसान सा टॉपिक है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है ना, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती रहती है। जैसे कि आपके पास जो है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए हमने मिसाल ली थी इथाइन, ETHYNE, अगर आप लोगों को याद हो, C2H2 इसे हम कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इथाइन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती थी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। यूट्यूब पर टाइप करें sp हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा इथाइन। यहाँ आपके पास देखिए 3 बॉन्ड बन रही हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो 3 है। 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये हमारे पास ली थी C2H2 था, ये C2H4, इसको इथीन का नाम हमने दिया था ETHENE, C2H4 इथीन। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर हमारे सामने आ रहा है 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसको हम नाम देते थे, यहाँ CH3 था और यहाँ CH3 था, इसको नाम देते थे इथेन, ETHANE, C2H6, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। यूट्यूब पर टाइप करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ 1, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन की बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसे ना ऐसे और पर देख लेना। बहरहाल बॉन्ड ऑर्डर को मैंने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। यहाँ कार्बन कार्बन की बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने ये बताया कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है ना, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है, और जितना बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ अगर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से हम चेक करें ना, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से, तो बॉन्ड लेंथ हमारे सामने आ रही है C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आ रही है C डबल बॉन्ड C, फिर आ रही है C डबल बॉन्ड C। सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी है, ये ऑर्डर रहेगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा। सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा इसकी है, फिर उसकी थोड़ी ज़्यादा इसकी है बॉन्ड लेंथ। और मैं आपसे कह चाहूँगा कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती है। अगर मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूँ आप लोगों के सामने, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इसको उल्टा रहेगा। ये C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C। बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा, फिर इससे थोड़ी कम, इसकी कम, थोड़ी सबसे कम। ये बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी और भी बढ़ गई है, इसकी बॉन्ड लेंथ और भी बढ़ गई है। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा कम है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ी बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ी, बॉन्ड लेंथ और बढ़ी तो बॉन्ड एनर्जी और कम हुई। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी है, थोड़ी कम इसकी है, फिर उससे कम इसकी है। तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो MCQs के लिहाज से इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट करें। तो ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ की रिलेशन में आप लोगों के सामने लाया हूँ। तकरीबन ये बॉन्ड ऑर्डर ले लें, बॉन्ड लेंथ ले लें, ये बॉन्ड लेंथ हो गया, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर साथ ले लें। अगर इसको तीसरा फैक्टर कहते हैं तो कह लें। एक फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो मैं साइड पर और हूँ, छोटा सा लेक्चर लाया हूँ, उसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बॉन्ड एनर्जी के ऊपर लेक्चर हमारी जारी रहेंगे। इसके बाद इसके एक फैक्टर डिस्कस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और उसके बाद इसकी कुछ MDCAT ईटा है या ECAT है या कम्पिटेटिव एग्जाम है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ जितने भी आपके पास कुछ MDCAT के MCQs, उसके रिलेटेड MCQs हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे।